डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल का बजट पेश। शुभेंदु सरकार ने बजट में किए कई बड़े ऐलान। 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, कर्मचारियों को 20% डीए की सौगात, किसानों पर पैसों की बारिश और कारोबारियों को 5000 करोड़ का दिया तोहफा। फिरोजाबाद को सीएम योगी की सौगात। सीएम योगी ने 658 करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी देती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार दे रही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन। आज यूपी है माफिया और गुंडा मुक्त। झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद झारखंड कांग्रेस ने महागठबंधन में विष पीकर भी रहने का किया ऐलान। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने राजद और माले को बताया गठबंधन में गोतिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विरोधियों को 2 टूक ट्रंप के इशारों पर नहीं करता काम। कई मुद्दों पर अमेरिका इजराइल के अपने अपने हित। नेतन्याहू ने लेबनान में इजरायली सेना हटाने से किया इनकार। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दिन भी बातचीत जारी। ट्रंप ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल को धमकाया, नाराज हुआ ईरान। बातचीत बेपटरी होने से बाल बाल बचा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने सोमवार यानी कि 22 जून को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है। शुभेंदु सरकार ने बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियों से लेकर महिलाओं को फ्री बस सेवा, डीए में 20% की बढ़ोतरी समेत कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने पूजा अर्चना भी की। खास बात ये रही कि बजट दस्तावेज पारंपरिक बंगाली चटाई और जूट से तैयार की गई फाइल में विधानसभा लाई गई, जिसे सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय शिल्प से जोड़कर देखा जा रहा है। बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य की वित्तीय स्थिति का बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, राज्य पर 8,55,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की कि राज्य में चल रही सभी सामाजिक परियोजनाएं जारी रहेंगी। इस बयान को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। शुभेंदु सरकार ने राज्य में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पदों में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये फैसला सीधे तौर पर ममता बनर्जी के लंबे समय से स्थापित महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण वाले राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। अगर बीजेपी सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं को देती है, तो वो कल्याणकारी मदद से आगे बढ़कर आर्थिक सशक्तिकरण का नैरेटिव बनाना चाहेगी। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं और नई सरकार का लक्ष्य एक विकसित तथा भविष्य के लिए तैयार बंगाल बनाना है। बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 20% की बढ़ोतरी भी शामिल है। इसके बाद कुल डीए बढ़कर 38% हो जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस সারা পৃথিবীব্যাপী পরবর্তী শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে দেশের মধ্যে অগ্রণী করতে তুলতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইম্প্যাক্ট এআই মিশনের সূচনা করছি। আমরা রাজ্য সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেপারলেস করে তুলতে পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট রিফর্মসের পরবর্তী ধাপের সূচনা করছি। রাজ্য সরকার সম্মতির ভিত্তিতে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ডস মডার্নাইজেশন প্রোগ্রাম এর আধার সিডিং চালু করা হবে। রাজ্য সরকার পৌর এলাকায় জমির রেকর্ড আধুনিকরণের লক্ষ্যে
গৃহীত জাতীয় উদ্যোগের অংশ হিসেবে DILRMP অধীনে ন্যাশনাল জিওস্পেশাল নলেজ বেস ল্যান্ড সার্ভে অফ আরবান হ্যাবিটেশন প্রকল্পে যোগদান দায়বদ্ধ। এটা अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश जनपद फिरोजाबाद में 658 करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग नवाचार का नया केंद्र बना है। इससे चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दिवाली, विजयदशमी कोई भी पर्व त्योहार आता था तो हम देखते थे चीन के बने उत्पाद ही मार्केट में पहुंचते थे। यहाँ के कारीगरों ने नई तकनीक ली। अब परिणाम है कि कोई भी आयोजन होता है या कोई अतिथि आता है तो ग्लास की सुंदर मूर्ति प्रतिकृति देखकर अभूत रह जाता है। जब भी सनातन धर्म की बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है। सुहाग की नगरी को यहाँ का उद्यमी नई ऊंचाई दे रहा है। मैं आश्वासित करता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं, समाज को बांटना, गुंडागर्दी को प्रोत्साहित करना, विकास की हर योजनाओं में रोड़े अटकाना, किसी पर्व त्योहार के पहले आयोजित होने वाले उत्सव को उपद्रव में बदल देना, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। देखता हो फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बने हुए उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहां के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हर फरियादी से एक एक कर मुलाकात की, उनका प्रार्थना पत्र लिया और समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों के उचित व समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वहीं अतिक्रमण की शिकायत पर सीएम योगी सख्त हुए और तत्काल इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। जनता दर्शन में मथुरा से एक वृद्ध भी शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि चक्रोड़ पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वे स्वयं मौके पर जाएं और यथास्थिति देखें। अतिक्रमण होने की स्थिति में इसे तत्काल हटाएं और दोषियों पर कार्रवाई करें। सीएम ने फिर कहा कि अतिक्रमण की शिकायत बर्दाश्त नहीं होगी। सभी अधिकारी, प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, विकास प्राधिकरण समेत जिम्मेदार संस्थाएं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग भी करती रहें। जनता दर्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, बिजली के तार, पुलिस, राजस्व से जुड़े प्रार्थना पत्र भी आए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रार्थना पत्र लेकर पीड़ितों की बातें सुनी, फिर उन्हें आश्वासित किया कि सरकार जनता से जुड़ी हर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। आप सभी की समस्याओं का भी समाधान होगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार हर परिस्थिति में 25 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था से लेकर किसानों की बदहाली, बिजली संकट और अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठ रहे विवादों पर सूबे की सरकार को बुरी तरह घेरा है। बिहार में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के एनकाउंटर के पक्ष में नहीं है। वहीं प्रदेश की बदहाल बिजली व्यवस्था पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के नए नवेले मंत्री अपने गृह जनपद तक में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। सपा सरकार के समय फकीरेपुर में जो पावर प्लांट लगवाया गया था, ये सरकार उसे भी ढंग से नहीं चला पा रही है। लेकिन अखिलेश यादव का सबसे बड़ा हमला रहा सनातन परंपरा और अयोध्या के मुद्दे पर। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर आ रही खबरों पर दुख जताते हुए सपा प्रमुख ने बीजेपी पर धर्म से ज्यादा धन से प्यार करने का गंभीर आरोप लगाया।
प्रभुराम के भक्तों को इससे गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि हम भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि भगवान के चढ़ावे को लेकर भी ऐसी खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी तो बना दी, लेकिन क्या उसे निष्पक्ष काम करने दिया जाएगा? अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, किसानों पर संकट बना रहेगा, चाहे वो आलू किसानों की लूट हो या फिर आने वाली गेहूं की फसल के लिए खाद और डीएपी की किल्लत। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स आलू देखने आएगी, अच्छी बात है, वो देखें आगे आलू कैसा चल रहा है यहाँ पर। और जो हाईवे की वजह से मंत्री जी का विभाग हाफ हुआ है, हमें उम्मीद है एक्सप्रेसवे पे चलेंगे जब ये विभाग के लोग, तो ये तो जरूर जानकारी करेंगे और सीधे हाईवे से वही जाएंगे जिनकी वजह से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे खराब हो रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि लोग आगरा लखनऊ की एक्सप्रेसवे की तारीफ करें, वो अपने जैसा एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं। जैसे उनके एक्सप्रेसवे में खराब हो गए वैसे ये भी बनाना चाहते हैं। साधु संतों की जांच अधिकारी कैसे कर सकते हैं? साधु संत हमारे पूजनीय है। अगली खबर, बरेली जनपद में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर भेजा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पत्र में लिखा है कि इस वक्त 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत व्यस्त हैं। इस पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आपके पिता मुलायम सिंह यादव को कई बार मुख्यमंत्री बनाया और साथ ही आपको भी अपना समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बनाया। वहीं आपके भाई, चाचा, बीवी, भतीजे और परिवार के अन्य लोगों को भी असेंबली व लोकसभा भेजने का काम किया, मगर अब मुसलमान ये चाहता है कि आप भविष्य में मुसलमान मुख्यमंत्री की घोषणा करें, क्योंकि 22% मुसलमानों की आबादी है और 7% यादव बिरादरी की आबादी है, इसलिए मुसलमानों का हक ज़्यादा बनता है। अगर आप मुसलमान मुख्यमंत्री का ऐलान करते हैं तो 2027 में मुसलमान फिर आपको वोट देगा, और अगर ऐलान नहीं करते हैं तो फिर मुसलमान आपके साथ नहीं जाएगा और आपको वोट नहीं देगा, ऐसा मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैंने एक पत्र लिख करके उनको अवगत करा दिया है कि उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों के जज्बात और एहसासात हैं कि 2027 में होने वाली विधानसभा में मुसलमान मुख्यमंत्री की घोषणा करें। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी को कई बार मुख्यमंत्री बनवाया, उनकी बीवी, उनके चाचा, उनके भाई, उनके भतीजे और उनके परिवार के और दूसरे सदस्यों को असेंबली भेजने का काम किया, लोकसभा भेजने का काम किया। झारखंड राज्यसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद झारखंड कांग्रेस ने महागठबंधन में विष पीकर भी रहने का ऐलान किया है। वहीं इस संबंध में जब कांग्रेस दल के उपनेता एवं खिजरी विधायक राजेश कच्छप से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने बातचीत की तो उन्होंने महागठबंधन के घटक दल यानी कि राजद और माले को अपना गोतिया बताते हुए एकजुटता का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने राजद और माले पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए खुलकर उनका बचाव भी किया। तो खिजरी विधायक राजेश कच्छप यहाँ हमारे बीच हैं, उनसे जानेंगे जो महागठबंधन की स्थिति। सबसे पहला सवाल, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही गई है कि कांग्रेस ने विष पी लिया है, आखिर किसने विष पीने की बात कही है? देखिए, आप गोतिया जानते हैं, गोतिया क्या होता है? हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग गोतिया हैं और गोतिया में झगड़ा चलता रहता है, लेकिन गोतिया फिर भी खानदानी होता है, तो हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग खानदानी। राजद जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आई थी, ये राजू पे बड़े आरोप लगाती नजर आई थी और ये उनका कहना था, अब राजद के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है, नेतृत्व है, वहां से इन्होंने नसीहत दी है कांग्रेस को कि दायरे में रहकर बयान देना चाहिए, जब आरोप लगा था कि राजू सर जो है दबे कुचले दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, ओबीसी के बहुत बड़े हितैषी हैं। उनका जो जब वो ब्यूरोक्रेट्स थे तो भी उनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है। मनरेगा जैसे योजनाओं को धरातल पर लाना, फिर जो है कि आपको सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, इन तमाम चीज़ों पे
उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आम जनों के बारे आम जनों के हितैषी हैं और मुझे लगता है कि भावना जो है, भावना में वो सैद्धांतिक व्यक्ति है। उस सिद्धांत के आधार से उन्होंने जवाब मतलब दिया। आप उनके बयानों को पूरी तरह से नहीं मानते हैं कि राजद और माले ने कुछ ऐसा किया, ऐसा कुछ, या फिर नहीं, ये मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि के राजू सर के राजू सर सिद्धांतिक आदमी है और वो सिद्धांत पे चलने वाले अधिकारी भी रहे और सिद्धांत पे चलने वाले एक लीडर भी हैं। तो सुना आपने यहाँ पर राजेश कच्छप, केजरी विधायक कांग्रेस के, जो काफी अनुभवी नेता भी हैं, और कांग्रेस विधायक दल के उप नेता भी हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि महागठबंधन एकजुट है। राजद और माले के प्रति नाराजगी के बावजूद विष पीने की बात कांग्रेस ने कही है। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ये राजू के बयान की बात करें, जो सीधे राजद और माले पर क्रॉस वोटिंग को लेकर धोखे का आरोप लगाते नजर आए। उनके बयानों पर भी आज प्रेस वार्ता कर सफाई कांग्रेस की तरफ से दी गई है और विष पीने की बात कही गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या वाकई में महागठबंधन में इसका असर नहीं पड़ेगा कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला राजद और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस और माले के बीच थमेगी, या फिर इसका असर वाकई में महागठबंधन में पड़ेगा। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज़ से मिठू राजेश, नमस्कार। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड राज्य के गठन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन को 23 जून को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिलेगा। उनके बड़े बेटे यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान ग्रहण करेंगे। ये देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान प्राप्त करना न केवल दिशोम गुरु के परिवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरव का क्षण होगा। दिशोम गुरु को ये मरणोपरांत सम्मान लोक कल्याण और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के लिए उनके आजीवन संघर्ष और योगदान को देखते हुए प्रदान किया जाएगा। इसी वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने उन्हें सम्मान देने की घोषणा की थी। हालांकि उन्हें भारत रत्न सम्मान देने की मांग उठ रही थी। बाकायदा झारखंड विधानसभा से इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता रहे शिबू सोरेन की पहचान एक सामाजिक सुधारक के रूप में भी है। उन्होंने महाजनी प्रथा के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। गुरुजी के नाम से लोगों में लोकप्रिय शिबू सोरेन ने आदिवासियों को जागरूक करने के लिए धान कटनी आंदोलन और नशा मुक्ति अभियान भी चलाया था। 1970 से लेकर 1975 के बीच शिबू सोरेन रात्रि पाठशाला चलाते थे ताकि दिन भर अपना अपना काम निपटाने के बाद आदिवासी लोग पढ़ पाएं। इससे लोग उन्हें गुरुजी कहने लगे। उनका मानना था कि शादी और त्योहारों पर खर्च कम करना चाहिए और पैसा बचाकर उसे शिक्षा पर लगाना चाहिए। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर झारखंड आंदोलन को बड़ा रूप दिया। कम समय के लिए ही सही, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में राज्य को नेतृत्व प्रदान करने का अवसर भी मिला। दिशोम गुरु 4 बार दुमका से लोकसभा सदस्य रहे। केंद्र में केंद्रीय कोयला मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। उनका निधन पिछले वर्ष 4 अगस्त को 81 वर्ष की आयु में इलाज के दौरान हो गया था। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पूर्णिया इलाके में सोमवार को एक इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते आग की लपटों और धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। घटना को लेकर सामने आई शुरुआती जानकारी में दावा किया गया था कि इमारत में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी संचालित हो रही थी। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की गई। इसके साथ ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें भी तत्काल मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने और राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के साथ स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में चल रही बातचीत जारी है। रविवार को दोनों देशों के बीच स्विट्जरलैंड में करीब 80 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रविवार के इंटरव्यू में ईरानी प्रतिनिधि मंडल को धमकाने के बाद तेहरान के शीर्ष वार्ताकार नाराज हो गए थे। फिर भी वार्ता नहीं टूटी है। ईरानी सूत्रों ने बताया है कि बातचीत अटकी जरूर, लेकिन खत्म नहीं हुई।
अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर भी मौजूद हैं। ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ के नेतृत्व में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, सेंट्रल बैंक गवर्नर अब्दुल नासेर हेमती और परमाणु वार्ताकार अली बाकरी शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तथा कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान मध्यस्थता कर रहे हैं। मेजबान स्विट्जरलैंड के उपराष्ट्रपति डिग्राजियो कैसिस और आईए प्रमुख राफेल ग्रोसी भी मौजूद हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को चेताया कि लेबनान में हिजबुल्लाह को तुरंत रोकें, वरना पिछले हफ्ते की तरह और भी सख्त हमला होगा। इसके उलट उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि ट्रंप क्षेत्रीय पूर्ण युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध हैं और बातचीत से व्यापक स्थिरता का रास्ता खुल सकता है। वेंस ने दावा किया कि वार्ता में ठोस प्रगति हुई है। ईरान की अर्ध सरकारी ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि शनिवार से बंद किया गया हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य अब भी बंद है और IRGC नेवी आगे के आदेश तक कोई परमिट नहीं देगा। ईरान ने कहा कि लेबनान में चल रहे संघर्ष और इजराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई बातचीत का मुख्य केंद्र है। पहले दौर में परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन लेबनान, हॉर्मुज़ पर और परमाणु मुद्दे एजेंडे में हैं। इजराइल के सेना प्रमुख ने भी कहा कि लेबनान में दोबारा लड़ाई के लिए सेना तैयार रहे। ईरान का जवाब और क्षेत्रीय हलचल। ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने अमेरिका की धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सशस्त्र सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगली खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लोग ये समझते हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर काम करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। यरूशलेम में आयोजित एक समिट में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूं। वहीं इजराइल में कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वही करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं, लेकिन दोनों ही बातें गलत हैं। इजरायली पीएम ने कहा कि इजराइल और अमेरिका करीबी सहयोगी जरूर हैं, लेकिन दोनों देशों के अपने अपने हित हैं और हर मुद्दे पर उनकी राय एक जैसी नहीं होती। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ज़रूरत महसूस होगी तब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में रहेगी। उधर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक 4106 लोगों की मौत और 12153 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना प्रमुख इयाल जमीर ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।